नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इन्वायरमेंट में आज अपना हम नेक्स्ट सेशन करते हैं। ये तीसरा सेशन होगा, बाकी के 2 सेशन जो हैं वो चैनल पे अपलोडेड हैं। तो ये थर्ड चैप्टर आप कह सकते हैं, जो कि है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इंग्लिश की बात करेंगे तो इसको कहा जाता है इकोलॉजी और इसको कहा जाता है इकोसिस्टम। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आप इसके बारे में ये देखें कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो मतलब आप सिंपल कह सकते हैं कि जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य जो एक इंटर रिलेशन होता है उसका अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के बीच में। 1869 में सबसे पहले इस शब्द का आविष्कार किया किसने? हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल। कई बार पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, और वहीं अगर आप इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए, इकोलॉजी का जो नाम दिया वो अलग है और इकोसिस्टम का जो नाम दिया वो अलग है। अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो इकोसिस्टम का जो नाम दिया वो दिया एजी टांसले ने 1935 में। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, अर्नेस्ट हैकल और एजी टांसले, दोनों को अलग अलग रखिएगा। तो इसमें हम जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको देखते रहते हैं यहाँ पे। तो इसमें पहला फैक्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संगठकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है और यह कैसा होता है? एक खुला तंत्र होता है। ठीक है, तो जैविक संगठक क्या होते हैं, अजैविक संगठक क्या होते हैं, हम अपने पहले प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एक ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम नहीं होता। कई बार इस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा फैक्ट है, पारिस्थितिकी कर्मता किसी खास प्रजाति को उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रकट करता है। पारिस्थितिकी कर्मता की विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता भी उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो इकोलॉजिकल नीचे जो होगा वो जितना ही बेहतर होगा उतनी ही अच्छी होगी जो हमारा इकोसिस्टम की स्थिरता। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर आप इकोलॉजिकल नीचे को इफ़ेक्टिव या प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो आ जाएगा कि भाई जो डेंसिटी है, नंबर ऑफ़ डेंसिटी वो कितनी है, प्रजाति का क्षेत्र कितना, उनका भोजन आहार कितना है, और उनका ऐसे ही हैबिटेट की बात आ जाएगी कि हैबिटेट कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी। ये सारी बहुत सारी चीज़ें फैक्टर होते हैं इसमें जो मैटर करते हैं इकोलॉजिकल नीचे में, जिसको कि हिंदी में पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। हिंदी इंग्लिश एनवायरनमेंट में दोनों वर्ड बिल्कुल याद रखिए। ऐसा नहीं हो कि आप इकोलॉजिकल नीचे नहीं जानते हैं और पारिस्थितिकी कर्मता के बारे में बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं यहाँ पे। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें पदार्थों और ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र एक महत्वपूर्ण नियम एक रूपतावाद का नियम है, अर्थात भौतिक और जैविक प्रक्रम आज भी वही हैं जो कभी अतीत में थे और भविष्य में भी वही रहेंगे जो वर्तमान में हैं। अंतर केवल उनके परिमाण, तीव्रता, आवृत्ति या दर में होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा के निवेश से संचालित और कार्यशील होता है। विभिन्न पोषण स्तरों में सौर ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रभावित होती है। तंत्रों में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। देखिए, जिस फैक्ट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। एक तो ये ओपन सिस्टम, जो इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा होता है वो कैसा होता है? एक ओपन सिस्टम होता है। और जो मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम का प्रवाह होता है, उनका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है, मल्टी डायमेंशनल नहीं होता है। ठीक है, यूनि डायमेंशनल होता है। इसके बाद बढ़ते पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है। प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% ऊर्जा की ही प्राप्ति हो पाती है। रूल ऑफ लिंडमैन नाम आपने सुना होगा पहले। तो लिंडमैन का नियम यही कहता है कि मान लिया अगर ये उत्पादक है, यहाँ पे 100% एनर्जी जा रही है नेक्स्ट लेवल पे, तो वो नेक्स्ट लेवल पे कितनी पहुँचेगी? 10। तो ये 10% का नियम, लिंडमैन का नियम, ये सारा इसको कहते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, सूर्य ताप में कमी परितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती है। यही कारण है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर सामान्यतः परितंत्र में उत्पादकता और जैव विविधता में क्या आती है? कमी आती है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जब आप निम्न अक्षांशों से, जैसे मान लिया ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 0 डिग्री है विषुवत रेखा, यहाँ से अगर आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता में क्या आएगी? यहाँ पे कमी आएगी। क्यों? उसका कारण क्या है? तो उसका कारण सिंपल इतना है कि सूर्य तप में कमी। ठीक है, इसके बाद
परितंत्रीय स्थिरता समस्थिति क्रियाविधि द्वारा बनी रहती है, अर्थात परितंत्र में होने वाला कोई भी अवांछित परिवर्तन प्रकृति द्वारा स्वतः समायोजित कर लिया जाता है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित परितंत्र आते हैं। जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, नदियाँ इत्यादि प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं, जबकि खेत, एक्वाकल्चर इत्यादि क्या हैं, मानव निर्मित जो परितंत्र हैं उनके उदाहरण हैं। अगर आप कंपोनेंट की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इकोलॉजिकल सिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक, जिसको कि जैविक घटक कहते हैं बायोटिक को, और अबायोटिक को अजैविक घटक कहते हैं। और इसके बाद फिर बायोटिक घटक में 3 आते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और अबायोटिक कंपोनेंट अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें कुछ फिजिकल कारक होते हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक कारक होते हैं, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक कारक होते हैं। अब भौतिक कारक की बात करेंगे तो उसमें तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति ये आ जाएगा। अगर अकार्बनिक कारक की बात करेंगे तो उसमें जल और मिट्टी है, खनिज है, चट्टान है, गैसेज हैं, ये आ जाएंगी। और उसके बाद अगर आप कार्बनिक कारक की बात करेंगे तो उसमें फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम ये आप याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं, यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है। ये क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उपयोगी नहीं होते, क्योंकि निछालन से पोषक तत्व मृदा के निचले संस्तर में चले जाते हैं। ये फैक्ट हमने पहले डिस्कस कर रखा है। प्रवाल क्या होता है? तो एक जीवित प्राणी होता है जो जुजैंथली शैवाल के साथ सह परोपकारिता में रहता है। इसमें जुजैंथली शैवाल उसे भोजन प्रदान करता है तथा कोरल उसके आवास की सुविधा प्रदान करता है। प्रवाल में रंग किसके कारण होता है? तो जुजैंथली शैवाल के ही कारण होता है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार प्रश्न इससे पूछे गए हैं। प्रवाल एक की स्टोन प्रजाति होती है। की स्टोन प्रजाति क्या होती है, इसकी डिफिनीशन हमने अपने पहले सेशन में कर रखी है। प्रवाल भित्तियाँ सागरीय जैव विविधता के उष्ण स्थल यानी हॉटस्पॉट माने जाते हैं। इन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं, क्योंकि इनके संरक्षण में अनेक सागरीय जीव जंतु को आश्रय प्राप्त होता है। उसके बाद प्रवाल पर निर्भर रहने वाले रंगीन जुजैंथली शैवाल जब पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण उनके ऊपर से हट जाते हैं तो प्रवाल अपने वास्तविक सफ़ेद रंग में आ जाते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही प्रवाल विरंजन कहा जाता है। प्रवाल विरंजन के कारण, उसका कारण क्या है? तो वो है ग्लोबल वार्मिंग, कोरल खनन, मछली पकड़ने की जो अवैज्ञानिक पद्धतियां हैं, अवसादों में वृद्धि या फिर एल नीनो। इसके बाद भारत में प्रवाल भित्तियाँ जो है वो मुख्यतः 4 क्षेत्रों में कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार में सर्वाधिक पाई जाती हैं, कच्छ की खाड़ी में सबसे कम, मन्नार की खाड़ी में और लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। ये एक बार ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था कि भारत में जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं या कहाँ पाई जाती हैं। 5 ऑप्शन थे वहाँ पे। तो उसमें से एक तो इनमें से 1 या 2 या इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो होता ही है। बाकी 4 ऑप्शन में अलग अलग नाम दिए गए थे, एक नाम ये था। तो ये चारों नाम आप याद रखिएगा कि इंडिया में जो कोरल रीफ्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। ज्वार नदमुख परितंत्र में जैव विविधता और पारिस्थितिकी उत्पादकता अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर नदी और समुद्र दोनों के पोषक तत्वों की प्राप्ति भारी मात्रा में होती है। ठीक है। तो वो कहाँ पे? ज्वार नदमुख परितंत्र में। अब ज्वार नदमुख परितंत्र क्या होता है? जहाँ पे नदियाँ क्या होती हैं? समुद्र से मिलती हैं, वो जो एक छोटा सा एरिया होता है उसको ज्वार नदमुख कहते हैं। जैसे कि आपने इकोटोन और एज इफेक्ट के बारे में सारी डिटेल पहले से पढ़ रखी है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर में एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। 1971 याद रखिएगा, 1982 डेट इंडिया के लिए याद रखिएगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत कार्य करने वाला एक स्वैच्छिक तंत्र है। यह उन आर्द्र भूमियों की सूची बनाता है जो कि पारिस्थितिकी संकट का सामना कर रही हैं। इस रिकॉर्ड में भारत के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील शामिल है। दोनों नाम याद रखिएगा। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटों, ज्वार नदमुखों, ज्वारीय क्रीक, पश्च जल, लैगून में विकसित होते हैं। ये वन अनेक प्रजातियों के शरण स्थल होते हैं। ये तटीय क्षरण को रोकते हैं एवं जल को शोधित करने का भी कार्य करते हैं। ये मैंग्रोव जो वन होते हैं उन सब की ये प्रॉपर्टी है। घरेलू अपशिष्टों, उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुलता, औद्योगिक कचरा जब जल निकाय में मिलता है
तो इससे जल निकायों के पोषण में वृद्धि होती है और इसी को क्या कहते हैं, इसी को सुपोषण कहते हैं, यानी यूट्रिफिकेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। सुपोषण के बारे में कई बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए इसमें जितने भी फैक्ट हैं कुल मिला के आपस में इधर उधर के रिलेट करके पूछे गए हैं। सुपोषण के कारण जल की वनस्पतियों और सूक्ष्म जलीय जीवों में वृद्धि होती है, जिससे जल में घुली ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण जल की वनस्पतियां और जीवों की मृत्यु हो जाती है और वह जल मानव के प्रयोग योग्य नहीं रह जाता है। सुपोषण के कारण तीव्र गति से शैवाल में वृद्धि, इसको क्या कहते हैं, इसको एल्गी ब्लूम कहते हैं। तो एल्गी ब्लूम का मतलब जो सुपोषण के कारण जो तीव्र वृद्धि होती है शैवालों की, उसको कहते हैं। जब किसी जलीय क्षेत्र में फाइटोप्लैंक्टन्स की तीव्र वृद्धि हो जाती है तो उससे पानी का रंग परिवर्तित हो जाता है, इसे रेड टाइड कहते हैं। रेड टाइड डिनोफिलोजिलेट के कारण होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि इसकी समरी से रिलेटेड थी चैप्टर से। अब हम इसके एमसीक्यू को देखते हैं, लास्ट ईयर के एमसीक्यू क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, नहीं। दूसरे का है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित होता है, ये भी नहीं है क्योंकि हमने देखा है उसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट हैं। तीसरा है जीवों का समुदाय और वह साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, यहाँ पे ये करेक्ट होगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति जात और प्राणी जात, ये भी नहीं। देखिए हम जब इकोसिस्टम का डिवीजन कर रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट में उसको डिवाइड कर दिया था। अब बायोटिक कंपोनेंट में जितनी चीज़ें थी वो आ गई थी सारी, जिसमें कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर आ गया था। उसके बाद अबायोटिक कंपोनेंट को अगेन 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था कि जो भौतिक कारक हैं, कार्बनिक है और कार्बनिक है, उसमें सारी चीज़ें। तो जीवों का समुदाय और वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, ये इकोसिस्टम का एक करेक्ट डेफिनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल ही होता है। और दूसरा है बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय की दर में कमी आती है, कमी नहीं आती, ये वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे मान लिया एक स्तर पे वो 100 है तो अगले स्तर पे जाएगा तो क्या बचेगा, 10। लैंडमैन का रूल यही है। तो यहाँ पे जो 10 है तो 6 की दर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कमी थोड़े हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो केवल एक यहाँ पे सही होगा, दूसरे का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूछा जा रहा है असत्य है। तो पहला है आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जाल छोटा और जटिल होता है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आहार श्रृंखला जो होता है वो छोटा होता है, आहार जाल जो होता है वो बड़ा होता है। और निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, हमने ऊपर ही देखा है। तो यहाँ पे दोनों ही असत्य हैं, तो 3 का क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे असत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पारिस्थितिकी कर्मता की विविधता जितनी अधिक होगी पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा, ये डेफिनेशन ही है इकोलॉजिकल नीचे की। और जिस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ज़्यादा और आहार श्रृंखला बड़ी होगी वह पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, हमने दोनों ही डेफिनेशन यहाँ पे देखी है। 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा। ऊपर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला सेक्शन है उसमें हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उष्णकटिबंधीय विश्वत वनों में जैव विविधता सर्वाधिक होती है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन के क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उपयोगी नहीं अनुपयोगी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिंचिंग होती है, जो मृदा का निछालन होता है उसकी वजह से कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो केवल 1 करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के क्या महत्व हैं। पहला है इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। दूसरा है यह विशेष या विशिष्ट रूप से दक्षिणी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है। तीसरा जो इसमें दिया गया है यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। तो जो डिजर्टिफिकेशन है मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसका जो उद्देश्य है ये तो सही है
कि जो स्थानीय लोगों को थोड़ा सा मतलब प्रमोट करना कि आप इसमें थोड़ा अपना वो करो। और जो दूसरा मतलब इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि जो नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों और उनका समर्थक करके ये सारी चीज़ों को मतलब प्रभावित करना ही है। दूसरा इसमें नहीं होगा, ये खास तौर पे यहाँ और इस तरह से लोगों के लिए केंद्रित नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1 और 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत रामसर अभिसमय यानी रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? ठीक है, अब इसमें से पहला जो ऑप्शन दिया गया है, इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतया अगम्य बना दिया जाए ताकि उनका शोषण न किया जा सके। तो ये भी आप समझ रहे हैं पूरी तरीके से सही नहीं है। दूसरा है, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और इनमें केवल पर्यटन और मनोरंजन की ही अनुमति दी जाए। तो ये भी केवल वाला जो देखिए, केवल के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं ना, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए कि जहाँ जब भी केवल लिखा है तो समझ लीजिए कि हो सकता है इसमें कुछ इधर उधर हो। ऑप्शन सी है, प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम के संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए। तो ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपाय से संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ उनके धारणीय उपयोग को अनुमति दी जाए। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? अब यहाँ पे स्थितियाँ दी गई हैं कि प्रकाशिक स्थितियाँ, दूसरा है स्वच्छ और अवसाद रहित जल, और इसके बाद 6% की समुद्री लवणता, और चौथा है उष्णकटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। अब इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें ये 6% की समुद्री लवणता वाला जो ऑप्शन है ये गलत होगा, बाकी 1, 2 और 4 सही होगा। तो ऑप्शन आई थिंक ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइटोप्लैंक्टन्स के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, फाइटोप्लैंक्टन्स पृथ्वी की अधिकांशतः ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये पोषण के सबसे निचले स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर वाले जलों में मिलती हैं। सही बात है, क्योंकि वहीं पे एक अनुकूल दशाएं होती हैं। दूसरा है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। तो बिल्कुल सही है ये भी। और तीसरा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 यहाँ पे तीनों ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित में से कौन सा प्रक्रम प्रवाल विरंजन से संबंधित है? तो पहला है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जूजैंथली के प्रकाश संश्लेषण दर का तीव्र होना। तो सही बात है, प्रकाश संश्लेषण दर उनकी तीव्र हो जाती है जिससे वो उनको छोड़ देते हैं। और दूसरा है, प्रवाल के ऊतकों में ऑक्सीजन स्तर का अत्यधिक बढ़ जाना। तो ये भी बिल्कुल सही है, जैसे ही फोटोसिंथेसिस तेज होगा तो जाहिर सी बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सी करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो इसी को तो हम कहते हैं इकोलॉजिकल नेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय होगा? तो मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या संभावित है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मतलब अगर मानव हस्तक्षेप के कारण कोई भी चीज़ें इस तरह से जो समाप्त हो रही हैं या उनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस खत्म हो रहा है तो फिर वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, हरिके आर्द्र भूमि ब्यास और सतलज का संगम है। और इसके बाद दूसरा है, केवलादेव घाना जो है बनास चंबल का संगम है। और इसके बाद तीसरा है, कोलेरू जो है वो मूसी और कृष्णा का संगम है। तो यहाँ पे केवल एक सही है, हरिके जो है वो ब्यास सतलज का संगम, बाकी दोनों करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं मैंग्रोव संरक्षण से रिलेटेड है?
तो मैंग्रोव से सभी रिलेटेड हैं, यूएनडीपी भी है, यूनेस्को भी है, IUCN भी है और वेटलैंड इंटरनेशनल भी है, चारों जो हैं ये इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो उनको तरणक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भारत UNCCD का हस्ताक्षरकर्ता देश है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है, समपोषणीय भूमि में पारिस्थितिकी प्रबंधन कार्यक्रम SLEM संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया है। पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो ये इसके द्वारा शुरू नहीं किया गया है, वो कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा शुरू किया गया। केवल एक यहाँ पे करेक्ट होगा, 18 का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थलीकरण की समस्या का समाधान करने के लिए भारत के पास एक राष्ट्रीय नीति और कानूनी ढांचा है। तो और दूसरा है, मरुस्थलीकरण पर किए गए कार्यों पर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार UNCCD को समय समय पर प्रेषित करती रहती है। ऑप्शन 2 यहाँ पे केवल करेक्ट होगा, पहला गलत है। ठीक है। 20 है, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तब इसका क्या प्रभाव होगा? तो जाहिर सी बात है, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागर की खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। ये गलत है, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई। इस समृद्धि के क्या तत्व हो सकते हैं? तो पहला इसमें दिया गया ज्वार नदमुख से पोषक तत्वों का प्रवाह, दूसरा है जो मानसून में भूमि से जल प्रवाह और तीसरा है समुद्रों में उत्प्रवाह। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब इसके कारण क्या हो सकते हैं कि जो शैवाल प्रस्फुटन हो रहा, तो ये तीनों ही कारण इसके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला कथन दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों द्वारा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। कार्यशील इकाई है, ये भी सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया ना, ओपन सिस्टम होता, क्लोज सिस्टम नहीं होता। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है, पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। कई बार शायद UPPCS में एक बार प्रश्न पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो जो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या होगा? वो होगा समुद्र। समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक आपने देखा, 25 का ऑप्शन क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स। इसके बारे में प्रश्न ऊपर ले चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? अब चिल्का है, केवलादेव है, लोकटक है और बुलर है। आपसे पूछा जा रहा है किसको किसको रामसर कन्वेंशन में दर्ज किया गया है? तो सभी को ही दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो जो ह्यूमन निर्मित होगा वही होगा कृत्रिम पारिस्थितिकी। इसमें क्या हो सकता है? तो धान का खेत होगा और क्या होगा, बाकी तो सब नेचुरल है। तो 27 का ये हो जाएगा। 28, रामसर कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, वेटलैंड से। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, पूछा जा रहा है। तो प्रजाति के विलोपन के लिए क्या उत्तरदायी नहीं है? तो जो उनकी व्यापक नीच होती है, यानी जो कर्मता होती है, वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, बाकी ये सारे उत्तरदायी हैं। ठीक है। तो ये 29 प्रश्न थे इससे रिलेटेड। इसके बाद फिर पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य वाला जो सेशन होगा वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं, बाकी इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके कोई प्रश्न है तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिख दीजिएगा और सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बाकी शेयर भी करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।